तो क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? तुम्हें कैसे पता कि हम उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आएंगे? मनु ने महेंद्र से पूछा। तुम दोनों यहीं रुको, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ, महेंद्र ने कहा। महेंद्र भागता हुआ घर के अंदर चला गया। प्यारेलाल और मनु बाहर पड़ी हुई खटिया पर बैठ गए। कुछ ही सेकंड में महेंद्र हाथ में कुछ सामान लिए मनु और प्यारेलाल के पास आया। उसने मनु को पहनने के लिए सूखे कपड़े भी दिए। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक डब्बा मनु को थमा दिया। कुछ समय पहले एक साधु इस गांव में पूजा करने आया था। कुएं के पीछे वाली जमीन पर उसने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया था। उसको देखकर लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष होगा। आजकल के जमाने में ऐसे साधु कहाँ दिखते हैं। इसीलिए पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि कोई बहुत बड़ा महात्मा गांव में आया है। गांव वाले रोज मंदिर जाकर साधु को देखते थे, मगर उस साधु ने कभी किसी को कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन वो जमीन खोदकर जमीन के अंदर समाधि लेने जा रहा था। तभी मैं वहां पहुंच गया। उसने मुझे ये डब्बा दिया और इस डब्बे के अंदर शायद उसका सामान था। ये डब्बा देते ही उसने मुझसे कहा कि उसे ढूंढने कोई आएगा तब मैं उसे ये डब्बा दे दूं। समाधि लेने से पहले उस साधु ने मुझे अपना नाम सत्येंद्र कुमार मिश्रा भी बताया था। तुम ही लोग हो ना जो उस साधु को ढूंढने आए हो? महेंद्र ने पूछा। प्रशांत ने वो डब्बा महेंद्र के हाथ से ले लिया। प्यारेलाल ने महेंद्र से कहा, हाँ, हम सत्येंद्र कुमार मिश्रा को ही ढूंढने आए हैं। उनकी बनारस में घाट के पास एक दुकान है। वैसे तो वो एक डोम हुआ करते थे, लाशों को जलाना उनका काम था और दुकान पर अंतिम संस्कार का ही सामान मिलता था। अब मुझे नहीं पता कि हम उन्हें साधु बुला सकते हैं कि नहीं। जब तक प्यारेलाल और महेंद्र आपस में बात कर रहे थे, मनु ने डब्बा खोलकर डब्बे में रखे हुए सामान को देखना शुरू कर दिया। मनु देखते ही पहचान गया था कि उस डब्बे का सामान दादाजी का ही था। जप करने वाली माला, दादाजी का रुमाल और कुछ अंगूठियां रखी हुई थी। उस डब्बे में मनु के नाम की एक चिट्ठी भी थी। मनु ने वो चिट्ठी निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। प्यारे बेटे मनु, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक पहुंच जाओगे। मुझे पता है कि तुम इस समय बहुत परेशान और दुविधा में फंसे होंगे। ठीक ऐसी ही एक चिट्ठी मैंने प्रशांत को भी लिखी थी जब वो तुम्हारी तरह समस्या में फंसा हुआ था। मैं ये जानता हूं कि प्रशांत और मनु दोनों एक ही इंसान हैं। मैं वो कारण भी जानता हूं जिसकी वजह से अब तुम दोनों दो अलग अलग शरीर ले चुके हो। शायद इस बात को कोई और नहीं मानेगा, मगर मुझसे बेहतर इस पूरे कांड को और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं ही इस कांड का जन्मदाता हूं। तुम ये कह सकते हो कि यह समस्या मेरी बनाई हुई है, मगर दरअसल ये समस्या तो तब से चली आ रही है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। बहुत सारे विदेशी वैज्ञानिकों ने इसे पैरेलल यूनिवर्स का नाम भी दिया है, मगर हमारे वैदिक पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। इसी विज्ञान को ढूंढते हुए मैं एक अघोरी से मिला था। उसने मुझे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सिखाया। ये कैसे बनता है और इसमें फंसे हुए लोगों का क्या होता है, इसके बारे में उसने मुझे बहुत कुछ बताया था। उस अघोरी के पास एक लाल किताब थी। मैंने उस किताब को पढ़ तो लिया था, मगर अपनी जिंदगी में कभी भी इस सच को अनुभव नहीं कर पाया था। तो एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं इस पैरेलल यूनिवर्स को अपनी वास्तविकता में देखकर रहूंगा। फिर जैसा जैसा लाल किताब में लिखा था, मैं वैसा वैसा करता चला गया। ये उस पैरेलल यूनिवर्स का ही नतीजा है जिसकी वजह से प्रशांत और मनु अब दो अलग समय में फंस चुके हैं। तुम दोनों के साथ एक ही तरह की घटनाएं होती हैं, मगर एक यूनिवर्स में अगर तिलिस्म और रहस्य है तो दूसरे में उन्हीं चीजों को साधारण और सामान्य माना जाता है।
अगर प्रशांत के पास जादुई शक्तियां हैं तो मनु एक साधारण आदमी की तरह वही सारे काम करता है। किसी के लिए कुएं में खून भरा है तो दूसरे के लिए कुएं में पानी भरा है। तुम दोनों के दोस्त भी एक जैसे ही हैं। तुम लोग एक ही औरत से प्यार करते हो। तुम दोनों एक ही औरत की तरफ आकर्षित भी होते हो। मैंने ये जाना है कि इंसान भले ही कितनी भी अलग तरह की परिस्थितियों में फंसा हो, उसका दिल हमेशा एक जैसा ही रहता है। भले ही उसका दिमाग उसे दो तरह की चीज दिखाता हो, मगर उसका इंट्यूशन हमेशा एक ही बात बोलता है। हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं। हम उन दो ऑप्शंस में से एक समय में एक ही ऑप्शन चुन पाते हैं। उस रास्ते पर चलने से हमें एक तरह की जिंदगी देखने को मिलती है। अगर हमने दूसरा ऑप्शन चुना होता तो हमें दूसरी तरह की जिंदगी देखने को मिलती। मगर ये दोनों रास्ते फिर मिलकर एक ही हो जाते और फिर हमारे पास ऐसी स्थिति आती है जब हमारे सामने दो नए ऑप्शन आते हैं। हमारी चॉइस कुछ भी रही हो, मगर जिंदगी एक ही रहती है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी गलत या सही नहीं है। वो तो बस समय का एक नजरिया है। आज जो सच है वो कल झूठ भी हो सकता है। आज जो सही है वो कल गलत भी हो सकता है। अगर इसी सही गलत के चक्कर में फंसे रहेंगे तो जिंदगी की वास्तविकता को कभी नहीं देख पाएंगे। तुम में से एक के लिए मैं मर चुका हूं और दूसरे के लिए मैं अभी भी जीवित हूं। तुम दोनों ने अपनी परिस्थितियों में अलग अलग तरह के फैसले लिए हैं, मगर देखो आज तुम फिर से एक ही मुकाम पर खड़े हो। प्रशांत को लगता है कि वो सच है और तुम उसका एक छलावा, और तुम्हें लगता है कि तुम सच हो और प्रशांत एक मनगढ़ंत दुनिया में जी रहा है। मगर आखिर सच क्या है? मेरे साथ भी जीवन में ऐसे ही प्रश्न सामने आकर खड़े हो गए थे और फिर मैं निकल पड़ा इस सच को जानने के लिए। दुनिया में हर कोई अपनी जिंदगी के सच को ढूंढ रहा है। कोई उसे विज्ञान कहता है तो कोई उसे आध्यात्म। सच को चाहे कितने भी नाम दे दो, मगर सच तो एक ही रहता है। इस सृष्टि से बड़ा ना तो कोई सच है और ना ही कोई छलावा। हम ऐसा मानते हैं कि हमारा भूमंडल ही सच है मगर किसे पता कि यह पूरा भूमंडल सिर्फ किसी की कल्पना हो। हाँ बेटा, अगर सच को ढूंढने निकलोगे तो एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में फंस जाओ। कई बार सच को ढूंढने के चक्कर में लोग जीना भी भूल जाते हैं। फिर उनमें और एक मुर्दा लाश में कोई अंतर नहीं रहता। शायद मेरे साथ यही हुआ था। सच को ढूंढने के जुनून में मैं जीना ही भूल गया। मुझे अपने पोते के साथ जो समय बिताना था वो समय मेरे हाथ से ऐसे ही निकल गया। आज चाहकर भी मैं उस समय को वापस नहीं ला सकता। इस सच को ढूंढने के चक्कर में मैंने अघोरी की लाल किताब से बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उन्हीं एक्सपेरिमेंट का ही कारण है कि आज प्रशांत और मनु इस भूल भुलैया में फंसे हुए हैं। तुम दोनों की परिस्थितियों का जिम्मेदार मैं ही हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम इस छलावे से बाहर निकलो। मुझे और मेरी सच्चाई को ढूंढो और इस पैरेलल यूनिवर्स को मिलाकर एक कर दो। प्रशांत और मनु को दोबारा एक होना पड़ेगा। प्रशांत को अपनी माया की दुनिया में इसका हल मिलेगा और तुम्हें अपनी वास्तविक दुनिया में इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से सोचना। जब तुम दोनों मिलकर इस समस्या के बारे में सोचोगे तब तुम्हें इसका समाधान भी ठीक अपने सामने नजर आ जाएगा। कहने को तो वो सिर्फ एक कुआं है, मगर देखा जाए तो वो एक इंसान का दिमाग है जिसकी गहराई के बारे में किसी को नहीं पता। जिसमें पानी भरा है या खून, ये भी किसी को नहीं पता। अगर वो जीवन दे सकता है तो वो किसी को डुबाकर उसका जीवन ले भी सकता है। तो जाओ और अपनी जिंदगी के इस कुएं में छलांग लगाओ। वहीं पर तुम्हारा सच छुपा है और हो सके तो अपने दादाजी को माफ कर देना। दादाजी की चिट्ठी पढ़ते ही मनु की आंखों से आंसू छलकने लगे। मनु को रोते हुए देखकर प्यारेलाल समझ नहीं पाया कि उसे अचानक हुआ क्या। उसने मनु के कंधे पर हाथ रखा और पूछा,
क्या हुआ मनु? दादाजी ने ऐसा क्या लिखा जिसे पढ़कर तुम्हें इतना दुख हो रहा है? मनु ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए प्यारेलाल से कहा, ये दुख के नहीं, ये तो खुशी के आंसू है। मुझे पता है कि दादाजी कहाँ हैं। चलो जल्दी चलो। इतना कहते हुए मनु ने दादाजी का डब्बा उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। प्यारेलाल भी उसके पीछे भागता हुआ गाड़ी में बैठ गया। मनु ने तेजी से गाड़ी भगाई और वापस बनारस आ गया। मनु गाड़ी को तेजी से चलाकर बनारस ले आया था। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था। बस कुछ ही देर में सुबह होने को थी। मनु ने गाड़ी अपने घर के सामने लाकर खड़ी कर दी। प्यारेलाल अभी भी हैरान था और उसने मनु से पूछा, तुम तो वापस अपनी दुकान पर आ गए हो, ये सब क्या हो रहा है? मनु ने मुस्कुराते हुए प्यारेलाल से कहा, सब कुछ हमेशा से यही था। हमारी आंखों ने हमारे साथ धोखा किया। सब कुछ आंखों के सामने होते हुए भी हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। मनु ने दुकान खोली और सीधे पीछे वाले कुएं के पास चला गया। वो कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार हुआ ही था कि प्यारेलाल ने उसे रोक लिया। अरे क्या क्या कर रहे हो? इस कुएं में क्यों कूद रहे हो? प्यारेलाल ने डरते हुए कहा, डरो मत, दादाजी ने जमीन के नीचे नहीं, जल में समाधि ली थी और अब इस 2 रूपी समस्या का हमेशा के लिए समाधान होने जा रहा है। मुझ पर भरोसा रखो और यहीं पर रुको। कहते हुए मनु ने आंखें बंद करके कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के तल पर पहुंचकर मनु ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने प्रशांत बैठा था और प्रशांत के हाथ में वज्र था। क्या तुम्हें समझ में आया कि दादाजी क्या कहना चाह रहे थे? हम दोनों पैरेलल यूनिवर्स में फंसे हुए हैं और अगर हमें इस लूप को बंद करना है तो हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा। हम दोनों को काले साई ने अलग नहीं किया था। हम दोनों दादाजी के एक्सपेरिमेंट की वजह से अलग हो गए थे और जब तक हम दोनों एक नहीं होंगे तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को रोक नहीं पाएंगे और जब तक ये एक्सपेरिमेंट नहीं रुकेगा तब तक हम दादाजी को जिंदा भी नहीं कर पाएंगे। मनु ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने गहरी सांस ली। उसके सामने एक बहुत बड़ा जिगसॉ पजल रखा हुआ था जिसके टुकड़े अब जुड़ना शुरू हो चुके थे। उसने मनु से कहा, ठीक है, हम दोनों इस पैरेलल यूनिवर्स का समाधान अपनी तरह से ही खोजेंगे। मेरे पास अभी भी होरी की दी हुई एक विश बाकी है। उसने मुझसे कहा था कि वो मेरी एक गलती को माफ कर देगा। मैं अपनी इस गलती की माफी मांगकर हम दोनों को वापस एक बना लेता हूँ। ये खूनी कुआं होरी का ही कुआं है, उसे मेरी विश को पूरा करना ही होगा। तुम्हारे हाथ में जो वज्र है वो दादाजी की हड्डियां हैं। जैसे ही हम दोनों एक हो जाएंगे मैं तुम्हें अपने कुएं में लेकर चलूंगा। इसी कुएं में दादाजी ने जल समाधि ली थी। ये हड्डियां उनके शरीर का प्रतीक है। जैसे ही ये हड्डियां उन्हें वापस मिलेंगी वो अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। यही एक तरीका है दादाजी को बचाने का और इस एक्सपेरिमेंट को हमेशा के लिए रोकने का। जब दादाजी की जल समाधि पूरी होगी वैसे ही हमारी जिंदगी को एक नया मोड़ मिल जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि वो मोड़ कैसा होगा, उसमें तिलिस्म होगा कि नहीं ये भी नहीं पता, मगर जैसा दादाजी कहते हैं जिंदगी को जीना आना चाहिए, फिर चाहे वो जादुई हो या साधारण, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। क्या तुम जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? मनु ने प्रशांत से पूछा। प्रशांत मनु की तरफ देखते हुए मुस्कुराया। दोनों को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। प्रशांत और मनु ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आंखें बंद की। उन दोनों को पता था कि उन्हें अपनी जिंदगी में किस चॉइस को चूज करना था। आज बनारस में फिर एक सुबह हो गई थी। सुबह होते ही सूरज की किरणों ने पूरी दुकान में उजाला कर दिया था। बेड के बगल पर रखी हुई मेज पर अलार्म तेजी से बज रहा था। अलार्म की आवाज सुनकर प्रशांत हड़बड़ाते हुए उठ गया। समय देखते ही वो समझ गया था कि वो लेट हो गया है। बेड से उठते ही वो बाथरूम में तैयार होने के लिए भागा। प्रशांत जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे दुकान पर आ गया था। मेज पर गर्मा गर्म नाश्ता और चाय रखी हुई थी। पुलिस स्टेशन जाने से पहले नाश्ता कर लो, पता नहीं फिर कब तुम्हें इत्मीनान से खाना खाने को मिले, दादाजी ने प्रशांत से कहा। प्रशांत ने गर्मा गर्म पराठे को मुंह में ठूसा और चाय पीते हुए बोला, मैं तो काम से पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मगर आप यहाँ बैठे बैठे इस लाल किताब में मत घुसे रहना,
अब आपकी पढ़ने लिखने की उम्र चली गई है। थोड़ा घूमो फिरो और बाहर की ठंडी हवा का लुत्फ उठाओ। अगर शाम को समय से वापस आ गया तो घाट पर चलकर साथ में बैठेंगे। प्रशांत ने चाबी उठाई और बाइक पर बैठकर निकल गया। दुकान में खड़े हुए दादाजी प्रशांत को जाते हुए देख रहे थे। उनके हाथ में अघोरी की लाल किताब थी। उनकी आंखों में अब जिंदगी की चमक भरी हुई थी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को और पॉकेट एफएम को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कई और दिलचस्प कहानियों की सैर करने के लिए बने रहिए पॉकेट एफएम के साथ।